हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद माइंड मैप बाय ममता वर्मा। सो फ्रेंड्स, अपने आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कशन करने वाली हूँ वो है मॉडरेट्स ने किन किन चीज़ों में अचीवमेंट्स को हासिल किया था अपने टाइम पीरियड के अंदर। अब मॉडरेट्स का टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक था ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताना है। फटाफट कमेंट कीजिएगा कि मॉडरेट्स का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक था। मैं बोले तो 18 की सीरीज से स्टार्ट होता था और 19 तक जाता था, बट वो एग्जैक्ट क्या था वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। सो अपनी हिस्ट्री की क्लास नंबर 29 चल चुकी है, जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे अचीवमेंट्स किसके भाई, मॉडरेट के। मॉडरेट कहाँ थे भाई, अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर। सो ये जो कंप्लीट कोर्स है ये यूपीएससी, ईपीएफओ प्लस एसएससी जितने भी एग्जाम्स को टारगेट करती है उन सभी एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट है। इससे बाहर आपका कुछ नहीं आने वाला। सो फ्रेंड, जो कंप्लीट कोर्स अपना रहने वाला है बिल्कुल फ्री है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने जो भी डाउट्स होते हैं उनको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने आज के जो मेन पॉइंट्स है कि अचीवमेंट क्या थी किनकी, अपने मॉडरेट्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अचीवमेंट्स क्या थी कि इन्होंने क्या किए थे, फ्यूचर के जो लीडर्स थे उनका क्रिएशन किया था। बोले तो फ्यूचर में जो आने वाले लीडर थे उनको इन्होंने बनाया था। ये कैसे बनाया, क्योंकि जो अचीवमेंट्स इनकी ये वाली बोली जाती है, ये मॉडरेट फेज के बाद अपने बहुत सारे लीडर्स निकल के आते हैं। उसकी वजह से क्या बोला जाता है कि इन्होंने क्या किया था, फ्यूचर के जो लीडर्स थे उन्हें बनाया था। ठीक है। सेकंड बात आती है कि जो इन्हें आइडिया दिया था वो क्या दिया था, डेमोक्रेसी का। यहाँ से एक आइडिया निकल के आता है, क्योंकि जो मॉडरेट्स के थे वो क्या रख रहे थे, अपनी डिमांड रख रहे थे किनके सामने, ब्रिटिशर्स के सामने। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता थी, जो आम बंदे थे, पीजेंट्स या फिर जो अपने फैक्ट्री वर्कर्स थे, ये सब देख रहे थे कि हम क्या कर रहे हैं, अपनी डिमांड को रख रहे हैं ब्रिटिशर्स के सामने। ठीक है। इनको न्यूज़पेपर के थ्रू, जो भी इनकी पत्रिकाएं आती थी उन सब के थ्रू पता चल जा रहा था कि क्या है, डेमोक्रेसी हो रही है। ठीक है। आइडिया आ रहा था डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी का आइडिया रहा तो बंदे क्या होते, अवेयरनेस आ रही थी उनमें कि हर एक चीज़ को जान पा रहे हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक्सपोज किया जाता है किसको, ड्रेन ऑफ वेल्थ पॉलिसी को। एक्सपोज कौन करेगा भाई, कैसे क्या थी ड्रेन ऑफ वेल्थ पॉलिसी, दादा भाई नौरोजी लेके आते क्या, ड्रेन ऑफ वेल्थ पॉलिसी। इसके अंदर क्या बताया जाता है, इसके अंदर ये निकाला जाता है कि जो नेट नेशनल प्रॉफिट है वो कितना है। नेट नेशनल प्रॉफिट यहाँ से फाइंड आउट किया गया किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के थ्रू। और इन्होंने क्या बताया कि जो पर कैपिटा इनकम है, कि जो पर बंदे के अकॉर्डिंग कितने पैसे यहाँ पे बचते हैं, कहाँ पे, अपनी कंट्री के अंदर, वो कितने, 20 रुपया। 20 रुपये बचते हैं तो बाकी रुपए जाते कहाँ हैं, सीधी सी बात है। अब 20 रुपये बचते हैं किसके पास, अपने हमारे इंडियंस के पास, तो बाकी रुपए जाते कहाँ हैं, तो ब्रिटिशर्स लेके जाते हैं यहाँ से। आप बोलोगे कैसे भाई, वो क्या हमसे पैसे छीन रहे हैं, नहीं भाई छीन नहीं रहे, बट वो कमी भी नहीं छोड़ रहे। कैसे, टैक्स ले रहे हैं हमसे, ऊपर से हमसे कॉटन लेके जा रहे हैं, 10 रुपये में कॉटन खरीदते हैं हमसे, और वापस उसी चीज़ की शर्ट बना के, कुछ भी दूसरे ऐसी चीज़ें बना के हमें बेच रहे हैं वापस कितने रुपए में भाई, 120 रुपये में या 110 रुपये में। ठीक है। अब हमें कितनी चीज़ की चंटी लगा दी, 110 रुपये की हमें ही चंटी लगा दी। हमारी चीज़ 10 रुपये में खरीदी, अपनी चीज़ ला के 120 150 रुपये में बेचते हैं, तो किसे लॉस होता है भाई, इंडियंस को लॉस हो रहा है। ठीक है। यहाँ से एक चीज़ समझ में आ चुकी थी कि जो ब्रिटिशर्स हैं यहाँ का पैसा निकालते हैं और अपने वाले एरिया के अंदर सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं। ट्रांसफ़र कैसे करेंगे भाई, इनकी सैलरी भी होती है भाई, सैलरी के थ्रू कर लेंगे। और बहुत सारी चीज़ें थी ब्रिटिशर्स के पास जो धीरे धीरे वो क्या करने लगे, यहाँ से बहुत सारा प्रॉफिट को गेन करने लग गए थे। ठीक है। सो जो इसके बाद सेकेंड अचीवमेंट बोली जाती है वो ये है कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आता है उसमें बहुत चीज़ें अचीव कर लेते हैं कौन, मॉडरेट्स। लेकिन उससे ठीक पहले जो अपना फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 1861 के अंदर, उसके अंदर क्या चीज़ें थी, उसके विद रिस्पेक्ट जो सेकंड क्या आता है, इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, उसके अंदर क्या चीज़ें थी जो मॉडरेट्स ने चेंज करवा ली या फिर वहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ उनकी बातों पे। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो एक चीज़ को फॉलो करते थे, किसको, हमें इंडियंस को ग्रिड देते थे। ग्रिड बोले तो कैसे, कि हमें कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी से क्या करते, हैंडल करते थे। वो कैसे, क्योंकि हमें क्या बोलते थे कि हमें एक कैरेट देते थे, बोले तो एक कोई भी टॉफ़ी वगैरह मान लो या फिर गाजर ही मान लो। ठीक है। हमें एक गाजर देते थे खाने के लिए, साथ के साथ वो गाजर जो थी वो अच्छी भी नहीं होती थी, और हमें बोलते थे खानी है तो खाओ, अदरवाइज रखनी है रखो, लेकिन हम वापस नहीं लेंगे। अगर आप वापस भी देते ना तो आपको क्या करते, डंडे से पीटते थे। ये थी उनकी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। ठीक है। अब बात करते हैं अपने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में।
अपना जो इंडियन काउंसिल एक्ट था 1861 के अंदर, वो क्या होता है, उससे पहले क्या होता था अपने पास काउंसिल के अंदर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दो होते थे। एग्जीक्यूटिव क्या करता है भाई, आप सबको पता है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है किसको, लॉ भी जो भी बनाते हैं उन सबको। लेकिन अब बोलोगे लेजिस्लेटिव क्या करता है भाई, लेजिस्लेटिव जो लॉ है उनकी फॉर्मेशन करता है और ये क्या करवाता है, इंप्लीमेंट करवाता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वहाँ पे कौन थे, वाइसरॉय थे। वहाँ पे जो सीट्स थी उनको इंक्रीज कर दिया जाता है। जो मैं ये एक्ट है ये मैं पहले भी आपको एक बार बता चुकी हूँ, तो आज थोड़ा सा डिटेल में कर रहा है, तो आप एक बार थोड़ा सा और अच्छे से सीख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या है, सीट्स को इंक्रीज कर दिया गया है। सीट को जो इंक्रीज कर दिया गया उसमें बोला गया कि यहाँ पे जो ये सीट इंक्रीज की है, यहाँ पे इंडियंस क्या कर दिए गए, अलाउ कर दिए गए, किसके लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। ठीक है, ये बट क्या थी, नॉन ऑफिशियली थी। और यहाँ पे जो बंदे थे जो सीट को इंक्रीज किया गया था उनको नॉमिनेट किया जाएगा। किसके द्वारा नॉमिनेट करेंगे भाई, वाइसरॉय के द्वारा नॉमिनेट करेंगे। लेकिन जो बंदे यहाँ पे नॉमिनेट किए जाएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, क्या पावर होगी उनके पास, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भाई, क्योंकि एडवाइजरी के लिए रख रहे हैं भाई, पावर नहीं दे रहे। एडवाइजरी के लिए क्या रखा गया, इंडियन पीपल्स को यहाँ पे रखा गया। ठीक है, और नॉमिनेट किए गए वाइसरॉय के थ्रू। और वाइसरॉय किसे नॉमिनेट करेगा, जो उसके बेस्ट फ्रेंड हो गए। तो वाइसरॉय जो यहाँ पे मेंबर्स थे इंडियंस को वाले, उनको क्या करता है, नॉमिनेट करेगा। नॉमिनेट वही जो बेस्ट फ्रेंड है, राजा बनारस वाले, जानते ही हो, जिसने क्या किया था, एंटी कांग्रेस बनाई थी। एंटी कांग्रेस जो बनाते हैं वहाँ पे उस कांग्रेस का जो एक पूरी की पूरी पार्टी बन जाती है। कब बनी थी, 1888 के अंदर बनती है। उसका नाम रखते हैं कुछ, उसका एक अलग से नाम था। वो नाम क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ठीक है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर अपने आंसर्स को पुट करना है। सो फ्रेंड्स, दूसरा बंदा था महाराजा ऑफ पटियाला, जो महाराजा थे पटियाला वाले। और थर्ड वाले दिनकर राव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। इन तीन बंदों को क्या करते हैं, यहाँ पे नॉमिनेट कर लिया जाता है, किसके थ्रू, वाइसरॉय के थ्रू। ठीक है, नॉमिनेट कर लिया। अब बंदे इन्हें सिर्फ क्या करनी है, एडवाइजरी देनी है। कोई सुनेगा तो नहीं, और ना ये बोलने वाले, क्योंकि क्या है, ब्रिटिश इसके बेस्ट फ्रेंड है, हाँ में हाँ, ना में ना। ठीक है, जो सेकंड था इसके अंदर वो ये था, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाता है। बोले तो क्या, यहाँ पे पहले एक पूरा का पूरा एक ये मान लो, ये पूरा का पूरा एरिया था ब्रिटिश का। ठीक है, ये उनका सेंटर था। ठीक है, यहाँ से जितना भी रिवेन्यू आता था वो सेंटर में देते थे। अब डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर क्या हो जाता है, जो इन बंदों का रिवेन्यू जितना भी आता है ये अपने पास रखे, सेंटर में ना जमा कराएं, ये बोल दिया गया। और जो आप बार बार हमसे पैसे मांगते हो ना कि अब हमें इतना पैसे चाहिए, अब हमें इतना चाहिए, जितना रिवेन्यू आता है उसी में आप अपना खर्च चलाओ भाई। जो भी आपको यहाँ पे चीज़ें लेके आनी है, जो भी इम्प्रूवमेंट करनी है, या फिर जो भी आपको फैक्ट्री वगैरह लगानी है, बोल दिया गया कि भाई आप क्या करना है, जो भी रिवेन्यू आता है आपको उसी में को अपने पास रखना है और उसी में अपना काम चलाना है। साथ ही साथ एक चीज़ और बोल दी गई, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बना दी गई। कहाँ कहाँ, बंगाल वाले रीजन के अंदर, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस के अंदर भी, और पंजाब के अंदर भी। ठीक है, यहाँ पे कोई नई लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म कर दिया जाता है। और थर्ड जो था वो था पोर्टफोलियो। उसके अंदर क्या होता है, इस सिस्टम के अंदर, किस सिस्टम के अंदर, पोर्टफोलियो सिस्टम के अंदर, यहाँ पे अलग अलग बंदे को अलग मिनिस्ट्री को अपॉइंट कर दिया जाता है। जैसे कि डिफेंस की मिनिस्ट्री अलग बंदे को दे दी, एजुकेशन की मिनिस्ट्री अलग बंदे को दे दी। कुछ ऐसे मिनिस्ट्री को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है बंदों के अंदर। ठीक है, फोर्थ आता है जो वाइसरॉय है, वो क्या कर सकता है, वो 6 महीने के लिए कोई भी लॉ को अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है भाई, क्या कंडीशन है कि कोई ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए जो काउंसिल है वो आपसे उससे कुछ भी कांटेक्ट ना कर पाओ। कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए इमरजेंसी वाली कि आप जो अपने, इनका हेड कौन है भाई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उससे भी आप कनेक्ट ना कर पाओ, तो आपको क्या कर सकते हो, 6 महीने के लिए अपना कोई भी लॉ, कोई भी एक्ट को अप्लाई कर सकते हो उस एरिया के अंदर। लेकिन आपको करना क्या होगा, जो आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसके तुरंत साइन करवाने पड़ेंगे उस लॉ पे। तो क्या होगा, आपका 6 महीने के लिए क्या होगा, वहाँ पे अप्लाई किया जा सकते हैं। ये थे अपने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के कुछ पॉइंट्स। अब बात करते हैं जो अपना नेक्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट आता है 92 के अंदर। कब, 1892 के अंदर। तो क्या क्या चेंजेस है जो हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो नॉन ऑफिशियली मेंबर्स थे, जो पहले 3 बंदों को अपॉइंट किया गया था, जो कौन थे, ब्रिटिश के फ्रेंड थे, क्या किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। ठीक है, यहाँ पे वो बंदों की संख्या क्या कर दी गई, 10 to 16 कर दी गई। और वो कौन थे भाई, इंडियंस थे। तो अब इंडियंस को लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर अपॉइंट कर दिया गया, कितने, 10 से 16 बंदों को। ठीक है, कुछ सेंटर के लिए, कुछ प्रोविनेंसेस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, अब यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो बंदों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, नॉमिनेट करके लाए थे, उनको किस लिए रखा था, एडवाइजरी के लिए रखा था। अब उन्हें 2 काम और सौंप दिए गए। क्या, एक तो बोले कि आप जो बजट है ना, आप बजट के भी देखोगे।
ठीक है, आपको क्या करना है, बजट के बारे में डिस्कशन करना है, पावर नहीं दे रहे, सिर्फ डिस्कशन करना है। और दूसरा क्या कि जो आपके एग्जीक्यूटिव थे उसको आप क्या कर सकते हो, उस पर कोई भी क्वेश्चन उठा सकते हो, कोई भी आपके डाउट्स है वो आपको उनको बोल सकते हो कि आपने ये कैसे किया। अब वो आपको जो आप क्वेश्चन करोगे उसका आपको आंसर मिलेगा, डंडे नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये बोला गया क्योंकि पहले क्या था, जो एग्जीक्यूटिव था वो पावरफुल हो जाता है। एग्जीक्यूटिव अगर पावरफुल और लेजिस्लेटिव क्या है, सिर्फ एडवाइजरी के लिए रखा गया है। तो अगर ये इससे कुछ भी बोलता था, पहले तो इंटरकनेक्ट ही नहीं हो पाते थे, अगर कनेक्ट होते भी थे तो इन्हें कोई भी रिस्पॉन्स। ठीक है, अब क्या बोल दिया गया कि आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। थर्ड क्या बोला गया कि जो मेजोरिटी है वो हमेशा ब्रिटिशर्स की रहेगी, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। ठीक है, लास्ट फोर्थ क्या बोला जाता है कि जो सेंटर की थी, जो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसके अंदर क्या था, वॉइसरॉय था। वॉइसरॉय क्या करता था, नॉन ऑफिशियली जो इंडियंस थे उनको क्या करता था, पहले नॉमिनेट किए थे। अब क्या करने वाला है, किस एक्ट के अंदर, 1892 के एक्ट के अंदर क्या करेगा, जो भी आपके प्रोविंसेस थी, जो भी आपके बीसीसी है, मतलब जो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जो क्या करते हैं, बिजनेस और ट्रेड को देखते हैं पूरे के पूरे अपने सेंटर के अंदर, तो उन्हें क्या बोला जाता है कि उनसे उनके ओपिनियंस को मांगा जाता है। कि जैसे बॉम्बे है, बॉम्बे के अंदर गए, कुछ वहाँ की जो प्रोविनेंसेस हैं उन्हें बुलाया गया, साथ के साथ जो भी अपने ये क्या थे बीसीसी वाले बंदे थे उनको बुलाया जाता है और उनसे डिस्कशन किया जाता है कि अब की बार हम इस नाम के बंदे को अपॉइंट कर रहे हैं भाई, कुछ क्या करने के लिए, जो अपनी लॉ बनाती है लेजिस्लेटिव काउंसिल उसकी एडवाइजरी के लिए अपॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, लॉ बनाने के लिए नहीं, एडवाइस करने के लिए अपॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, बंदों से उसके ओपिनियन को जाना जाता है, उनकी एडवाइजरी को लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा क्या हो रहा है, इलेक्शन का एक बेस बन रहा है। ठीक है, अब जब मैं बात करूँ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो वहाँ पे कौन था भाई, गवर्नर था। गवर्नर भी क्या करता था, नॉन ऑफिशियली बंदों को क्या करता है, अपॉइंट करता है। किस कौन अपॉइंट करने थे, इंडियंस अपॉइंट करने थे। क्या करने के लिए अपॉइंट करने थे, एडवाइस करने के लिए, लो के लिए तो नहीं करे ना, तो एडवाइस के लिए कर रहे हैं। तो एडवाइस के लिए किसको करेगा, ये भी क्या करेगा, ओपिनियन को मांगेगा, किसके पास जाएगा, जमींदार को बुलाएगा, साथ के साथ जो यूनिवर्सिटीज़ के हेड है उनको भी बुलाएगा और बोलेगा कि ये बंदा है अपने एरिया के अंदर से, मैं इसको अपॉइंट करना चाहता हूँ, क्या करने के लिए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना वहाँ पे एडवाइजरी करने के लिए। अगर हाँ करेंगे तो हाँ सही है, ना करेंगे तो ना सही। लेकिन यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, जो भी अपना क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं, जो भी वोटिंग होती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बेस बन रहा है। ठीक है, सब बात करते हैं जो भी अपने जितने भी एक्ट्स आते हैं आफ्टर कब 1857 से पहले, जो भी अपनी चीज़ें खराब जो भी चल रहा था वो सब फिनिश हो जाता है। अब क्या आ जाता है, पार्लियामेंट कंट्रोल करते हैं। तो 1857 के बाद क्या आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 के अंदर, जब क्या हो जाता है, पार्लियामेंट धीरे धीरे कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है, कहाँ पे, इंडिया के अंदर। और जो अपने यहाँ पे क्या थी, जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वो धीरे धीरे उसकी पावर को कम करते जाते हैं। ऐसे ही हुआ था ना। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेंट्रलाइजेशन था वो क्या था, उन्हें अलग से कोई पावर नहीं दी गई थी। जो भी रिवेन्यू आता है सेंटर में देना है, उसके बाद तुम्हें जो चाहिएगा मैं दूंगा। मतलब पहले वो सारे के सारे रिवेन्यू जमा करवाएं सेंटर के अंदर, उसके बाद उन्हें जो भी पैसे चाहिए वो सेंटर से मांगे, ऐसे ही होता था। लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट जब 1861 आता है तो उस टाइम पे क्या दी जाती है, सेपरेशन, एक पावर दे दी जाती है किसको, जो भी यहाँ पे जितने भी प्रोविनेंसेस थी, जो भी यहाँ पे रिवेन्यू लेके आते थे, उन्हें बोल दिया जाता है कि अब आप अपने एरिया के अंदर जितने पैसे खर्च करने हैं वो रिवेन्यू से ही करने हैं, चाहे वो कम आए आपका रिवेन्यू या फिर ज़्यादा आए, हमें आपके पैसे नहीं चाहिए। जब आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आता है, यहाँ पे क्या बोला जाता है, जो भी यहाँ पे क्या थे, नॉन ऑफिशियली इंडियंस को क्या किया जाता था, यहाँ पे जो 61 वाला था यहाँ पे नॉमिनेट किया जाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, नॉमिनेट किया गया, बट एडवाइजरी लेके, किसकी एडवाइजरी लेके, सेंटर के अंदर सेंटर वाले बंदों की, और जो आपकी स्टेट थी वहाँ पे स्टेट वाले बंदों की। तो यहाँ पे क्या था, इनका कुछ मैंने डिफरेंस आपको बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपको डाउट है किसी भी पॉइंट पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर कीजिएगा।